हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल। सो आज हम सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर 6 स्टाफिंग। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फिर एक और टॉपिक है, डैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो पार्ट 6 होगा और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो सिलेक्शन प्रोसेस में अब हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने स्टाफ को रिक्रूट कर रखा है, जिन जिन एप्लीकेंट्स को हमने अभी रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया था कि आप इनवाइटेड हो, अब उनमें से जितने भी लोग आएंगे उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो हमारी पोस्ट वेकेंट है उस पर सिर्फ एक इंडिविजुअल चाहिए, तो हम उसमें से फिर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आई एम नॉट फॉरगेटिंग डैट हमने रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी एक लाइन पढ़ी थी, अ टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की किसी कोई अगर पॉइंट भूल गया है तो लेट मी रिमाइंड यू कि रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो होता है कि जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एम्प्लॉय को ही बोलती है कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में से देखो, अगर कोई कैपेबल है हमारी पोस्ट को ऑक्यूपाई करने के लिए तो उसे इनवाइट करो रिक्रूटमेंट के लिए। तो उसमें एक टाइप तो होता ही है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का, पर ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता क्या है वो देखते हैं। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स based on the information supplied in the application forms. Preliminary interviews help to reject misfits for reasons which did not appear in application forms. अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन फॉर्म में सब लोग अपनी तारीफ़ ही लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ही लिखते हैं। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो अपनी वीकनेसेस बता दे, इससे ज़्यादा तो और कोई कुछ नहीं बताता कि मेरे अंदर और क्या क्या वीकनेसेस है या मेरे में क्या बुराई है, ऐसा तो कोई नहीं बताता। वो तो जब हम काम करेंगे वो अच्छे से बिहेव करेगा सबके साथ, या जैसा हम कहें वैसे हमारी बात फॉलो करेगा, क्योंकि कई लोगों का नेचर थोड़ा र्यूड सा होता है कि मतलब वो अप दे आर देयर ओन मास्टर, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं एंड दे डोंट लिसन टू व्हाट सुपीरियर टेल्स देम। जो सुपीरियर उन्हें ऑर्डर देता है वो कभी सुनते नहीं। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो पहले से जज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्रीनिंग होती है, या आप ये भी कह सकते हो सेकंड पॉइंट इसका कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई ऐसा मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट लाइक खाली है, तो हमें ऐसा इंडिविजुअल चाहिए होगा ना जो मार्केटिंग में क्या स्पेशलाइज करता हो। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या उसने MBA इन मार्केटिंग की है या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है मार्केटिंग वाली, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तो एक टाइप देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लाइक मेरे पास 1000 एप्लीकेंट्स आ रखे हैं और उनमें से अब मेरे को देखना है कि मार्केटिंग के लिए कितने कैपेबल है। तो आई वुड सी देयर क्वालिफिकेशन कि उनकी क्वालिफिकेशंस में मार्केटिंग में कोई स्पेशलाइज कर रहा है या नहीं। तो सिर्फ मैं उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें सिर्फ उनका क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन ही देखूंगा और अभी कुछ नहीं देखूंगा। और क्वालिफिकेशन में से जो जो मार्केटिंग में स्पेशलाइज करते होंगे फिर उनको मैं साइड में रख दूंगा, बाकी सब रिजेक्ट। तो एक तरीके से ये स्क्रीनिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग होती है, पहले जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है वो हेल्प करती है मैनेजर को कि आप उनकी या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो या एक्सपीरियंस देखो, उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर दो जो आपको क्वालिफाई नहीं लगते, फिट नहीं लगते उस जॉब के लिए, उन इंडिविजुअल्स को आप अभी रिजेक्ट कर दो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। ठीक है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअल को जज करने से पहले थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ता है, तभी वो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला पॉइंट अब मैं लेकर आता हूँ कि टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इसलिए होती है क्योंकि एम्प्लॉय तो अपने रिलेटिव या फ्रेंड के बारे में अच्छी अच्छी बात ही बताएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलती ना। बाद में वो एम्प्लॉय और उसका फ्रेंड या रिलेटिव जो भी नया आया है वो ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करके चला गया तो हम क्या कर लेंगे। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय तो अपने फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा, लेकिन हमें तो एक बार स्क्रीनिंग करके देखनी होगी ना कि हम भी तो एक बार क्या कहते हैं श्योर कर लें कि क्या वो कैपेबल है या नहीं। तो हम उसकी भी एक बार प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, लाइक उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसकी कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड ऑल सब देखते हैं। उसके बाद उसे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करके फिर उसे आगे सिलेक्शन के लिए जाते हैं।
तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प टू रिजेक्ट मिसफिट्स फॉर रीजंस, ठीक है, ये रिजेक्ट करने में हेल्प करता है। सिलेक्शन टेस्ट, फिर हम सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। लाइक अब हमने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया था वो तो हो गए साइड, अब बच्चे वो लोग जिनकी हमने स्क्रीनिंग की और वो उसमें पास हो गए हैं, तो फिर हम उनका करते हैं सिलेक्शन टेस्ट। क्योंकि अगर मेरे पास 2000 एप्लीकेंट्स आए और उसमें से 1000 एप्लीकेंट्स का वही क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपीरियंस है जैसा मैं चाहता हूँ, तो उन 1000 में से भी तो मेरे को एक को ही सिलेक्ट करना है। सो उसके लिए भी आगे फिर फर्दर टेस्ट होते हैं, तो वो होते हैं सिलेक्शन टेस्ट। An employment test is a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals. एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो है वो एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम इंडिविजुअल्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए वो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है इंटेलिजेंस टेस्ट। This is one of the most important psychological tests used to measure the intelligent quotient of an individual. आप कहते हो ना कि तेरा IQ लो है, तेरा IQ मीडियम है, तेरा IQ हाई है ना? तो वही जो IQ होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, वही जब आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो वहाँ पे भी सिलेक्शन टेस्ट होते हैं और उसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल का इंटेलिजेंट कोशिएंट टेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी, कि पर्सन कितना अच्छे से नई चीज़ों को ग्रैब करता है, लर्न करता है, तो ये वो एबिलिटी को बताता है। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ अ मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, कि इंडिविजुअल में कितना कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है कि वो नई स्किल्स को एक्वायर करे, नई स्किल्स को सीखे, अपने आप को डेवलप करे। क्योंकि कई लोगों को शौक़ नहीं होता कि नई चीज़ें सीखे, पर कई लोगों को बहुत शौक़ होता है कि नई नई चीज़ें सीखनी है, डेवलप करना है। तो इट इंडिकेट्स द पर्सनस कैपेसिटी टू डेवलप। एप्टीट्यूड टेस्ट आर गुड इंडाइसेस ऑफ अ पर्सनस फ्यूचर सक्सेस स्कोर। अब आप ये बताओ कि अगर इंडिविजुअल को नई नई चीज़ें सीखना पसंद है तो वो हर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज कर लेगा धीरे धीरे। लाइक अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसे सेल्स आ गया और मैं उसका ट्रांसफ़र कर दूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और उसमें कैपेबिलिटी है कि वो नई चीज़ें सीखे, तो ऐसे मैं धीरे धीरे उसे हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दूँ तो वो तो सारी जगह का काम सीख जाएगा, फिर मैं उसे CEO बना सकता हूँ। तो वो ये फ्यूचर सक्सेस स्कोर भी ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। जितनी भी अभी जो इंडिविजुअल में करंटली जितनी भी स्किल्स है उनको मेजर करता है ये ट्रेड टेस्ट। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। क्या ये मेजर करता है? ये नॉलेज चेक करता है, कितना एम्प्लॉय एफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है उस एरिया में जिसमें वो काम करना चाहता है। लाइक प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट खाली है और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए उसने अप्लाई किया है, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए उसकी कितनी नॉलेज है, वो कितना एफिशिएंट है, वो उसका टेस्ट करेंगे। तो ट्रेड टेस्ट करेंगे फिर उस काम की, अभी उसके अंदर कितनी नॉलेज है ये चेक करने के लिए। The difference between the aptitude test and trade test is that the former measures the potential to acquire skills and the later the actual skills possessed. Aptitude test और trade test में फ़र्क ये होता है कि aptitude test ये बताता है कि इंडिविजुअल में कितना पोटेंशियल है कि वो नई चीज़ों को सीखे, नई स्किल्स को सीखे, नई स्किल्स को एक्वायर करे। और जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्या मेजर करते हैं हम कि एम्प्लॉय में अभी एक्चुअल स्किल, एक्चुअली मतलब करंटली उसमें कितनी स्किल्स हैं। अभी उसने कुछ डेवलप करने का नहीं बोला, अभी उसमें सिर्फ ये पूछा है कि अभी कितनी स्किल्स है उसमें, वो कितना स्किल्ड है, वो कितना कैपेबल है, क्या उसमें कितना पोटेंशियल है, वो कितना डेवलप हो सकता है, ये हमें कौन बताता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। Second last is personality test. Personality test provide clues to a person's emotions, her reactions, maturity and value system. These tests probe the overall personality. वैसे personality टेस्ट तो हम सबको पता है कि ये क्लू बताता है कि वो पर्सन कैसा है, इमोशनल है, उसके रिएक्शन, मेच्योरिटी, कि वो मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेगा, वो वैल्यूज़ वगैरह, तो ये सब तो पर्सनालिटी टेस्ट आपको पता है।
इंटरेस्ट टेस्ट लास्ट है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशन फॉर सम जॉब देन द अदर. इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन. इंटरेस्ट टेस्ट हमें ये बताता है कि उस इंडिविजुअल का उस जॉब में इंटरेस्ट भी है, और अगर है भी तो कितना है, ज़्यादा है, कम है, या उसे कोई दूसरी जॉब पसंद आ रही है. क्योंकि कहीं पर द वे ऑफ आंसर्स ऑल्सो बता देते हैं कि आप किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो. ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, कि इंटरेस्ट के साथ वो उस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा. लाइक इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, आपके जो यूटीज़ होते हैं, पीटीज़ होते हैं, उसमें भी पता है कि लाइक आपको एक टॉपिक अच्छे से आता है और एक टॉपिक अच्छे से नहीं आता है. तो चाहे वो जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उससे अगर क्वेश्चन भी आ जाए ना, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, आप 10 मार्क्स जितना लिख कर आ जाओगे, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है. ओके, सो ये एक फैक्ट है जो मैंने नोटिस किया है कि अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपका फेवरेट टॉपिक है तो आप उसमें 10 मार्क जितना भी लिख कर आ जाते हो. तो एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल था. इंटरेस्ट टेस्ट ऐसा ही होता है कि उसके वे ऑफ आंसर से हम पता लगा लेते हैं कि उसका वहाँ पे इंटरेस्ट है, पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो पर्सन इन्वॉल्व होना चाहता है उस करंट डिपार्टमेंट में, उस करंट जॉब पे या नहीं. ओके, तो अब सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया अब. ठीक है, अब सिलेक्शन टेस्ट के बाद हम रखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. Employment interview is a formal in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job. इंटरव्यू एक फॉर्मल कॉन्वर्जेसन होती है जो कंडक्ट करी जाती है ताकि हम एप्लीकेंट की सुइटेबिलिटी देख सके फॉर द जॉब. क्योंकि अब अभी तक तो टेस्ट हुआ है, तो रिटर्न में उसने जो जो आंसर्स लिखे हैं उससे तो उसका कैपेबिलिटीज़ पता चल गई, लेकिन वो असल में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो तो बात करके ही पता चलेगा. तो कॉन्वर्जेसन करके ही पता चलेगा, इसलिए इंटरव्यू रखते हैं ताकि हम एप्लीकेंट की सुइटेबिलिटी को जज कर सकें. द रोल ऑफ अ इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है. हु टेक्स इंटरव्यू, ये होता है इंटरव्यूअर. इंटरव्यू, दिस इज हुम इंटरव्यूअर इज टू सीक इंफॉर्मेशन. इंटरव्यूअर का, जो इंटरव्यू लेता है, उसका क्या काम है कि वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करे, इंफॉर्मेशन ले. एंड दैट ऑफ द इंटरव्यूई. अब इंटरव्यूई कौन होता है? इंटरव्यूई होता है इंटरव्यूई हु गिव्स इंटरव्यू. हु गिव्स इंटरव्यू. ओके, सो इंटरव्यूअर का काम है कि वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करे, और इंटरव्यूई का काम है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. कोई भी बात छुपाए ना, क्योंकि जहाँ बात छुपाओगे और बाद में कुछ पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि आपने ऐसी बात छुपाई है, तो आपके फिर जॉब ना मिलने के भी चांसेस है. इसलिए कॉन्वर्जेसन रखते हैं ताकि एप्लीकेंट के बारे में हमें असल में पता चले कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, रूड तो नहीं है, अच्छे से बात कर रहा है, या हमारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है. ओके, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स. Many employers request name, addresses and telephone numbers of references for the purpose of verifying information and gaining additional information on an applicant. Previous employers, known persons, teachers and university professors act as references. लाइक अब क्या होता है, कहीं आपने कैंपस रिक्रूटमेंट अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में. कैंपस रिक्रूटमेंट की बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कांटेक्ट रखती है और उसके बाद वहाँ से बच्चों को अप्लाई करने के लिए बोलती है और उनकी प्लेसमेंट लगवा देती है. ठीक है, कि ताकि न्यू ब्लड आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. तो अब क्या होता है कि जब वो न्यू एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऐसे ऐसे बताएंगे कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सो एंड सो कॉलेज, या उसके प्रोफेसर्स का नाम भी वो दे देते हैं चेक के लिए. अब वो क्यों देते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बार श्योर कर ले, कंफर्म कर ले कि आपने इंफॉर्मेशन जो उन्हें दी है वो सही तो है. क्योंकि अगर वो प्रोफेसर्स का नाम देंगे और ऑर्गेनाइजेशन फिर उन्हें कॉल करेगी, सो द प्रोफेसर्स कैन कंफर्म कि हाँ ये एक स्टूडेंट था, हमारे यहाँ से ही था, इसी कॉलेज से पास आउट हुआ है. ठीक है, तो दैट्स वाई कभी भी ऐसे झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैकग्राउंड चेक और रेफरेंसेस के हिसाब से ही फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है कई बार जॉब दे देती है, और उसमें अगर कोई चीज़ फॉल्स निकली, इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं हुई, तो जॉब नहीं मिलेगी. सो मैनी एम्प्लॉयर्स जो है वो नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं, टेलीफोन नंबर मांगते हैं रेफरेंसेस का, ताकि वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर ले.
और गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो सब बैकग्राउंड चेक्स के लिए, रेफरेंसेस के लिए नंबर्स मांगते हैं, नेम्स, एड्रेस एंड ऑल टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन. Previous employers, known persons, teachers and university professor can act as references. Like आपने किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया तो आपने प्रीवियसली कहाँ जॉब करी थी, वहाँ के एम्प्लॉयर का नंबर दे सकते हो. नोन पर्सन, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप उनका भी रेफरेंसेस दे सकते हो, उनका नंबर दे सकते हो टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन. सो अब तक हमने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया, फिर टेस्ट लिया, फिर एम्प्लॉयमेंट लिया, और फिर बैकग्राउंड चेक्स और रेफरेंसेस का नाम, नंबर दे दिया, एड्रेस वगैरह टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन. अब आता है हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन. अब हमारे पास सारे काम हो गए. अब ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसे इन सब में से किसे सिलेक्ट करना है. सबने अपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब तो इंटरव्यू भी हो गया, रेफरेंस भी दे दिया, चेक भी कर लिया. तो अब कौन सा उन्हें लॉयल पर्सन लगता है, कौन सा उन्हें कैपेबल पर्सन लगता है कि वो उनकी जॉब को एक्वायर कर ले, उसके लिए सिलेक्शन डिसीजन हम रखते हैं. दिस इज़ द फाइनल वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना होता है. द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यूज़ एंड रेफरेंस चेक्स. जो टेस्ट में भी पास हो गए, इंटरव्यूज़ में भी पास हो गए, रेफरेंस चेक्स में भी पास हो गए, तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल डिसीजन है कि वो उन्हें सिलेक्ट करे इसी एक पर्सन को. The views of the concerned manager will be generally considered in the final selection because it is he or she who is responsible for the performance of the new employee. अब आप एक बात बताओ, ये अभी तक हम स्टाफिंग चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक किस इंडिविजुअल का, किस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए? सो द आंसर इज HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो HRD जो मैनेजर होगा, HRD मैनेजर, उसका काम है कि वो स्टाफ को, न्यू एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, ठीक है, उनका इंटरव्यू ले. तो ये सारे काम जो होते हैं वो HRD डिपार्टमेंट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं. तो अब ये कह रहा है कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा? HRD मैनेजर लेगा, जिन लोगों ने टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक्स वगैरह सब पास कर लिया है. बट द व्यूज़ ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन. अब सोचो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली थी, उसके लिए अब तक हमने जो था सिलेक्शन किया, रिक्रूटमेंट किया, पर अब जो है, अब हमें फाइनल डिसीजन बनाना है कि इनमें से किस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करें. तो वो ये कह रहा है कि द व्यूज़ ऑफ द कंसर्न मैनेजर. अब बताओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्ट वेकेंट है और उसे जो इंडिविजुअल अब हम सिलेक्ट करेंगे उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के ही साथ काम करना है. तो अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर होगा ना, वो डिसीजन लेगा, उसके व्यूज़ को ध्यान में रखेंगे कि जब सिलेक्शन का टाइम होगा, क्योंकि इट इज़ ही या शी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय. क्योंकि वो ही रिस्पॉन्सिबल, वो न्यू इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी परफॉर्मेंस का. क्योंकि हो सकता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, HRD मैनेजर तो ऐसे सोच के ले ले कि उसने क्वालिटीज़ ये बताई थी मेरे को, इसमें वो चीज़ें दिख गई हैं तो ये काम कर लेगा, तो इसे रख लेता हूँ मैं. लेकिन बाद में जाके वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, फिर क्या फ़ायदा? फिर तो सब HRD मैनेजर को ही दोष देंगे या ब्लेम करेंगे, फिर इनकी ब्लेम गेम शुरू हो जाती है ना. तो ऐसा नहीं होता. तो इससे अच्छा आप क्या करो, जब सिलेक्शन का टाइम हो तो ही फाइनेंस मैनेजर को बता दो, ताकि बाद में कोई आपसे फिंगर्स पॉइंट आउट ना करे कि आप पे ब्लेम ना करे HRD मैनेजर पे. तो फिर ऐसे क्या करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है और वो डिसीजन लेता है फाइनल सिलेक्शन का, ठीक है, क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल है वो ही अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बाद में उसने कुछ गड़बड़ करी तो नाम फिर किसी का नहीं आएगा, उसी की गलती, फिर उसे सुनाएंगे. वरना HRD मैनेजर को भी बोल देता है कि तुमने ढंग से सिलेक्शन नहीं किया, तब तो वहाँ फाइनेंस मैनेजर था ना, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर तो न्यू एम्प्लॉय की ही गलती है. 6th पॉइंट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन. अब जब सिलेक्शन हो चुका है तो अब हम एक मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं. आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical fitness test. The job offer is given to a candidate after being declared fit in the medical examination. अब एक बात बताओ, अब सिलेक्शन डिसीजन हो गया और जॉब ऑफर करने वाले हम, पर इससे पहले जो एम्प्लॉई है ना, उसे
क्या करना है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब मेडिकल फिटनेस टेस्ट की क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा सोचो, अभी क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि मैं किसी भी एम्प्लॉय को ले लूँ चाहे उसे कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा कोई इंडिविजुअल आप नहीं चाहोगे जिसमें कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो। लाइक अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आता है, वैसे अगर ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, बट अगर ऑफलाइन चले, फिज़िकल फॉर्म में ही आपको वर्क करना है, तो अब आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले क्या करोगे? किसी भी न्यू एम्प्लॉय को लोगे तो उसका पहले RT-PCR कोविड टेस्ट कराओगे ही। तो दैट्स वाई मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ नेसेसरी, कि किसी को कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज़ होगी तो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को हो जाएगी, फिर काम कम, और न्यू एम्प्लॉय को क्यों रख लिया, ऐसा ही सब बोलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन हमें कराना पड़ता है, उसमें अगर वो फिट डिक्लेयर हो गया देन फिर हम जॉब ऑफ़र करते हैं। Job offer, the next step in the selection process is job offer to those applicants who have passed all the previous hurdles. Job offer is made through a letter of appointment. Confirm his acceptance. Such a letter generally contains a date by which the appointee must report on duty. वो ये कह रहा है जॉब ऑफर में कि अगला स्टेप जो है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो जॉब ऑफर उन एप्लीकेंट्स को जिन्होंने सारे जो प्रीवियस हर्डल थे, टेस्ट थे, इंटरव्यू थे, और वो सब पास आउट कर लिए हैं, और उनको अब जॉब ऑफ़र कैसे मिलेगा? थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे हम उन्हें टू कंफर्म हिज एक्सेप्टेंस, और उस लेटर में जनरली एक डेट गिवन होती है जिसके बाद जो एम्प्लॉई है उसे ज्वाइन करना होता है, उसे ड्यूटी पे पहुंचना होता है। फर्स्ट डे जो होता है ड्यूटी पे, उसे वहाँ रिपोर्ट करना होता है। ये होता है जॉब ऑफ़र में। लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। After the job offer has been made and candidate accepts the offer, certain documents need to be executed by the employer and the candidate. कुछ documents जो है candidate को, organization को, employer को देने होते हैं after the job offer. First of all, attestation form. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him or her. कुछ vital details देनी होती है employee को जो authenticated हो, मतलब ऑथेंटिकेटेड मतलब ट्रू और एक्यूरेट, मतलब जिसमें एक जो कैंडिडेट है वो एकदम श्योर हो कि जो उसने वाइटल डिटेल्स, जितनी भी उसने अपने बारे में डिटेल्स बताई है, वो ट्रू हो, वो एक्यूरेट हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर इज ऑल्सो अ नीड फॉर प्रिपेयरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Basic information that should be included in a written contract of employment will vary according to the level of job. और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन देती है उस कैंडिडेट को, और उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए, पर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में वेरी कर सकती है। जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी होती है। जॉब टाइटल, रेट्स ऑफ पे, लीव रूल्स, कितनी लीव कर सकते हो, वर्क रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, क्या ड्यूटीज़ हैं, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, सिकनेस, ग्रीवेंस प्रोसीजर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आवर्स ऑफ वर्क। ओके, सो ये सारे जो हैं ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, इन्हें एक बार याद कर लेना, हो सकता है MCQ फॉर्म में आ जाए। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस में बस इतना ही करते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट ग्रांट हो जाती है। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। उसके बाद द चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी तक कोई भी डाउट और क्वेरी हो, डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day and follow my Instagram link for the study notes and material. Bye bye.